हाय एवरीवन। तो हम आगे शुरू करते हैं और आज के लेक्चर में हम जानेंगे थोड़ा आरएलसी सर्किट के बारे में पढ़ते हैं। तो आरएलसी सर्किट क्या है? अगर तुम्हारा जो सर्किट है उसमें तीनों कंपोनेंट है, आरएलसी सर्किट, सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, इंडक्टर, ये सारी चीज़ें अगर वो उसके अंदर हैं तो हम आरएलसी सर्किट पढ़ते हैं। सीरीज सर्किट के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी पैरेलल के बारे में नहीं जान रहे हैं। तो जी, अरेंजमेंट बच्चे कुछ ऐसा है, ये है। और आज मैं आपको ये बात बताऊंगा कि आपको जो पिछले लेक्चरों में जो बातें आपने जानी है, कोई चीज़ स्पेसिफिकली याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। तो आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है जी। यानी कि V विल बी इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ये मैंने इसी सोर्स ले लिया, ये RLC, ये चीज़ में करंट जा रहा है। ठीक है। अब मज़ेदार बात शुरू करते हैं हम। अब बनाते हैं फेज़र। देखो, तो इसमें जो मेरा फेज़र बनेगा वो कैसे बनेगा जी? सब कंपोनेंट की अलग अलग बात करते हैं। करंट जो होता है, ठीक है जी, वो वी आर के साथ सेम फेज में होता है। करंट ये बन गया, इस कंपोनेंट को ये बना लिया फेजर पे। ठीक है। फिर जो सर्किट में होता है, करंट लीड करता है, तो यानी कि करंट लीड करता है तो वी सी पीछे रहेगा। ये वाले कंपोनेंट यहाँ बना लिया, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें करंट और वोल्टेज कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है जी। इसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ वोल्टेज लीड करता है, ये हम निकाल के आए, ये बेसिक बात है, वोल्टेज लीड करता है। अब आप क्या करो, देखो, पहले अब मैं ये बात समझाता हूँ। दूसरी बात, एक और फेज़र, दूसरी बात एक और फेज़र। फेज़र मतलब टेक्निक ही है। तो रजिस्टेंस वाला अगर मैं बनाऊँ तो रजिस्टेंस वाले में जहाँ वी एल है वहाँ वी इज इक्वल टू आई एक्सएल, तो यहाँ एक्सएल शो करूँगा, यहाँ एक्स ही शो करूँगा, और यहाँ आर। तो ऐड तो मैं इनको भी वैसे ही करता हूँ फेज़र टेक्निक से ही। अगर मुझे इन तीनों को ऐड करना है और मैंने इसको, अभी बाद में बात करेंगे उसके बारे में, आरएलसी सर्किट के बारे में। तो एक बार इसको आप देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसको मुझे सॉल्व, एक बार आरएलसी सर्किट के बारे में बात करते हैं। चलो पहले आरएलसी के बारे में कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद सम अप करेंगे सारी चीज़ों को, कि ये याद रखना ही इंपॉर्टेंट है। ये दो अगर आपको याद हैं, आपका काम हो गया। आप इसको याद कैसे रखो? सीधी सी बात है, ऊपर वी एल होता है, ये आपको पता ही है, आई वी आर सेम फेज में होता है। ऊपर वी एल होता है, नीचे वी सी, ऊपर वी एल होता है, नीचे वी सी। प्रैक्टिस करोगे तो ये दिमाग में सेट हो जाएंगी जीवन भर के लिए बात। इतनी बात सेट होती ही आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। एक याद कर लिया, ये तो इससे ही बनाया, खुद बना लोगे। तो पहले मैं कंडीशन 1 लिखता हूं। कंडीशन 1। अब ये क्या कह रहे हो सर, इसमें कंडीशन कैसे आ गई? कंडीशन तो आएगी भाई, वी एल वी सी में से कौन बड़ा है, तभी तो घटाओगे। वी एल बड़ा है तो वी एल माइनस वी सी यहां आ जाएगा। वी सी बड़ा है तो वी सी माइनस वी एल नीचे आएगा। वी सी माइनस वी एल, अगर ये बड़ा है तो भैया नेट तो इधर ही आएगा ना भाई। ऊपर 2 न्यूटन, नीचे 5 न्यूटन, तो रिजल्टेंट तो 3 न्यूटन नीचे ही आएगा ना भाई। अगर ऊपर 5 न्यूटन हो जाता तो ऊपर आता 3 न्यूटन। तो ये कह रहा हूं, दो कंडीशन बनेगी ना। तो अब देखो, कंडीशन 1 में मैं क्या मान लेता हूं, इफ बच्चे वी एल इज ग्रेटर देन वी सी। चलो जी, बढ़िया बात है, मास्टर ने बताया है। तो अब देखते हैं जी क्या कंडीशन निकल के आएगी, क्या चीज़ें होंगी। मुझे मेरे मास्टर ने सिखाया है कि मैं बेहतर है कि फेज़र बना लूँ। फेज़र में मेरे मास्टर ने सिखाया था, अब देखो जस्ट जस्ट सोचना है कि आई वी आर सेम फेज़ में होते हैं, ठीक है। वी एल ऊपर होता है, रटने वाली बात ही नहीं है, याद रखो बस। वी सी नीचे होता है। मेरे मास्टर ने बताया कि वी एल वी सी से बड़ा है, तो वी एल वी सी से बड़ा है तो इसका मतलब यहाँ आएगा ये वी एल माइनस वी सी। अब मुझे वी आर के साथ रिजल्टेंट लेना है, तो वी आर के साथ रिजल्टेंट जो होगा वो ये आएगा। ऐसे ही तो सॉल्व करते थे हम फेज़र। भाई तुम्हारा जो ये ई है, ये वी है, सॉरी यहाँ वी ले लिया मैंने। ये जो वी है, ये इसके इसके इसके, यानी कि वी जो होगा, वी विल बी इक्वल्स टू वी आर प्लस वी सी प्लस वी एल। लेकिन ये नॉर्मल लाला जी वाला मैथ तो नहीं है, फेज़र टेक्निक से ही ऐड करना पड़ेगा।
अब मैं जो इनको जो मैं ऐड करूंगा, ऐड विद फेजर, फेजर से ऐड होंगे ये। अब फेजर से ऐड होके क्या बन गया आपका, v बन गया। तो v विल बी इक्वल्स टू आ गया आपका अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी वेल माइनस वी सी का स्क्वायर। भाई a और b अगर 90 डिग्री के एंगल पे हो तो रिजल्टेंट क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90। 90 तो हो गया तुम्हारा 0, तो तुम्हारा निकल के क्या आया, जिस बच्चे के याद भी ना हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो वही रिजल्टेंट मैंने यहाँ लिख दिया है, ख़त्म। अब ये क्या है, फाई, इसी को क्या बोलते हैं, फेस। तो इस कंडीशन के हिसाब से कौन लीड कर रहा है, अगर ऐसी कंडीशन है आरएलसी सर्किट में, तो यहाँ पे क्या करेगा तुम्हारा, वी क्या होता है, सोर्स वोल्टेज, तो वही लिखना है, सोर्स वोल्टेज लीड विद फेज फाई। और यहाँ आप क्या 10 फाई की वैल्यू निकाल सकते हो। भाई ये तुम्हारा कितना है, ये तुम्हारा वी एल माइनस वी सी, तो ये परपेंडिकुलर भी तो उतना ही बनेगा, वी एल माइनस वी सी। तो ये तुम्हारा क्या बना जी, वी एल माइनस वी सी। ये कितना बना जी नीचे, वी आर। ये मैं ऐसे शो ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन वो बात वही है, इसको आगे बढ़ा लो थोड़ा बस ऐसे, ठीक है। ये लिखने वाली बात है, इसके बराबर ऐसे, तो एग्जैक्टली अगर आपको बनाना है तो एग्जैक्टली ऐसे बनेगा, प्रॉपर अगर बनाना है तो, ठीक है। लेकिन मुझे पता है वही बात है, तो मैं इसलिए सीधा इतने बातों का ध्यान नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि ये क्या होगा, प्रोजेक्शन है ना, पढ़ा है ना आपको प्रोजेक्शन, ये वी एल माइनस वी सी, ये प्रोजेक्शन आएगी, ये प्रोजेक्शन। तो ये प्रॉपर तो डायग्राम ऐसे बनेगा, प्रॉपर अगर बनेगा तो ऐसे, ठीक है ना। लेकिन ठीक है, मैं उन बातों का ध्यान नहीं रख रहा हूँ। अब ये ध्यान से देखो, या चलो प्रॉपर ही बना देते हैं, ताकि आपको थोड़ा बनाना भी आए कि सर प्रॉपर कैसे बना दिया है आपने। अगर मैं आपको बताऊं तो, या आप, ठीक है मैं आपको ऐसे करके बता रहा हूँ, आप यहीं से याद रखना, ये और क्या कोई, ठीक है ना, ये फाई, ठीक है ना, वो प्रोजेक्शन होती है। खैर हमें तो समझने वाली बात है, तो इनका रिजल्टेंट हमें तो समझना है, मुझे पता है रिजल्टेंट यहाँ आएगा, ये फाई आएगा, ये तुम्हारा ये हो गया। अब आगे देखो, तो मेन इंपॉर्टेंट बात आ गई है, 10 फाई विल बी इक्वल्स टू बच्चे वी एल माइनस वी सी बाई वी आर, ठीक है। वी एल, अब करंट तो सब में सेम है, तो क्या ये यहाँ से आ सकता है, एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइड बाई आर, 10 फाई। तो इसका मतलब अगर मैं तुम्हारा ये वाला लूँ, रेजिस्टेंस को ऐड करूँ फेजर टेक्निक से, तो ये एक्स एल हो गया, एक्स सी हो गया, ये आर हो गया, तो ये क्या बना, एक्स एल माइनस एक्स सी। अब जब मैं वो प्रोजेक्शन वाली बात कर रहा हूँ, चलो उससे बना देते हैं। तो ये तुम्हारी ऐसे प्रॉपर डायग्राम तो ऐसे ही बनता है ना, समझ रहे हो। ये चलो प्रॉपर डायग्राम बनाना भी बता देते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया तुम्हारा, और ये क्या है तुम्हारा z, और z किसके बराबर आएगा तुम्हारा, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। भाई इसका जब आप नेट लेते हो तो z ही तो मिलता था ना आपको, ये, अब ये कितना हो गया तुम्हारा, ये फाई है, तो यहाँ से तुम्हारा 10 फाई, देखो सेम ही चीज़ तो बनी, 10 फाई बन गई नहीं बन गई, एक्स एल माइनस एक्स सी, ये हो गया तुम्हारा एक्स एल माइनस एक्स सी, ये आर, एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइड बाई आर। तो वही चीज़ आपने यहाँ से निकाल ली, एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइड बाई आर। आपको यहाँ से जेड भी पता चल गया, ठीक है जी। अब आपको वोल्टेज निकालनी है, वो वोल्टेज भी आपको वी आर एम एस पता चल गई। तो अब अगर आप देखो, जेड भी आ गया, अब फेज़र आपको यूज़ करना आ गया, कि ये वाले फेज़र से, ये वाले फेज़र से मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ। यहाँ से रेजिस्टेंस आ गया, ये फेज़ सेम ही फेज़ है, आप यहाँ से फेज़ निकालो, आप यहाँ से फेज़ निकालो, सेम ही बात है, कोई हाथी घोड़े जुड़ने वाली बात नहीं है कि अरे यार ये क्या हो गया। दूसरा केस आप लिखो, दूसरा केस क्या है, इफ़, और आपको अगर यहाँ करंट निकालना है तो करंट कैसे निकालोगे आप, इस सवाल के अंदर जैसे अगर मैं बात करूं, तो आई नॉट विल बी इक्वल्स टू वी नॉट बाई जेड,
फिर आप IRMS में कन्वर्ट कर सकते हो। आई नोट क्यों लिखा मैंने? क्योंकि आपको आई नोट ही तो गिवन है। वो आपको कहता है कि आपको 200 वोल्ट 60 हर्ट्स गिवन है, तो आप क्या लिखते फिर? IRMS विल बी इक्वल्स टू 200/Z। तो फिर आपका IRMS आता, और पीक वैल्यू में फिर आप कन्वर्ट कर लेते। पीक वैल्यू का फिर मुझे पता ही है, IRMS विल बी इक्वल्स टू I0/√2। ये हम पढ़ के आए ही हैं, सिंपल बात है। अब जी आगे चलते हैं। इफ VC इज ग्रेटर देन VL। अब ये वाला जो सर्किट है, अगर मैं इसकी बात करूँ, कोई आपसे पूछने लगे कि ये कैसे, इन जनरल भी अगर ये बात हो, ये कौन डोमिनेट कर रहा है? ये वाला इंडक्टर। तो इसलिए ये वाला सर्किट को कहा जाता है, इस वाली कंडीशन के हिसाब से ये होता है मोर इंडक्टिव। ये जो RLC सर्किट है, कैसा आपसे कोई पूछ ले कि सर्किट, ऐसे बोल दे कि सर्किट मोर इंडक्टिव है, तो इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि आपसे ये वाला VL इज ग्रेटर देन VC, या फिर XL इज ग्रेटर देन XC। ठीक है जी। या फिर बोल दे आपसे कि RLC सर्किट में वोल्टेज लीड कर रहा है, तो इसका मतलब ऊपर बनेगा। दिमाग में कहाँ रखना है, ये वोल्टेज है, तो वोल्टेज कहाँ बन रही होगी? ऊपर बन रही होगी, आगे बन रही होगी। लीड कर रहा है तो, अगर लैग कर रहा है तो वोल्टेज पीछे बन रही होगी। क्लियर है ना? तो इन बातों का आपको, अगर ये डायग्राम ध्यान है, ये डायग्राम याद है, तो आप बना सकते हो, सीधी सी बात है। देखो जी, अब मुझे कह दिया कंडीशन दूसरी क्या आ गई, VL इज ग्रेटर देन VC। चलो जी, अब VL ग्रेटर देन VC, तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आपको दो डायग्राम बनाने हैं। और देखो दोनों से ही आपका, इसीलिए कहते हैं कि फेजर टेक्निक से आपका सब कुछ हो जाता है। दो बनाओ मजे से। क्या निकालना है आपको, उस पे आ जाओ। यहाँ है भैया मेरा VL, ये तो याद रखना है। ये है भैया मेरा VC, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये अभी आपको मैं इसके बाद बताऊंगा, RLC पढ़ाने के बाद। आपका पीछे वाले सारे सवाल इसी से बन जाएंगे। ऊपर क्या होता है जी? XL। नीचे क्या होता है बच्चे? XC। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, फेज कैसे निकाले, क्या? अरे भाड़ में जाए, फेजर बनाओ, जो चीज़ें, ये चीज़ याद रखो, अपने आप सब पता चल जाएगा। देखो जी, अब यहाँ क्या होता है? R। ये अगर XC बड़ा है, यानी कि VL VC बड़ा है, यानी कि कहना चाह रहा है आपको XC इज ग्रेटर देन XL। इस कंडीशन का ये भी मतलब है, यानी कि XC माइनस XL बड़ा हो गया जी। तो इसका मतलब नेट रिजल्टेंट कहाँ आएगा जी? यहाँ कहीं आएगा। ये क्या बन गया तुम्हारा? फाई। यहाँ से आ गया आपका 10 फाई विल बी इक्वल्स टू XC माइनस XL/R। खत्म सवाल। दूसरा आ जाओ, ये क्या आ गया आपका? VC माइनस VL। ठीक है जी। यहाँ से आपका नेट रिजल्टेंट कहाँ आया जी? कुछ ऐसे। ये क्या आया जी आपका? फाई। और यहाँ से आया था आपका V, क्योंकि आप ऐड करके ही तो V निकाल रहे होते हो। अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो? VR VC प्लस VL। अब सीधा तो ऐड कर नहीं सकते, लाला जी वाला मैथ तो लगा नहीं सकते जो DC में लगाते थे, यानी कि फेजर टेक्निक यूज़ कर रहे हैं इनको ऐड करने के लिए। यानी कि V क्या आया? अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का स्क्वायर। पहले वाले में क्या था? VL माइनस VC का स्क्वायर, यहाँ VC माइनस VL का स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर हो रहा है तो VC में से VL घटाओ, VL में से VC घटाओ, ये इस क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस फर्क क्या हुआ है? चेंज हुआ है। चेंज मजेदार बात की हुई है कि यहाँ पे करंट लीड कर रहा है। देख रहे हो? करंट लीड विद फेज फाई। बस इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे, या फिर इस बात को ऐसे कह देते हैं हम कि जो तुम्हारा सोर्स वोल्टेज है, लैग विद फेज फाई, यानी कि करंट से फाई एंगल पीछे है। आई होप कि आपके ये बात समझ में आ रही होगी। तो बाकी चीज़ें निकालने का तरीका तो वही है, I इज टू V/Z। अब मैं इसकी इंपॉर्टेंस सिखाता हूँ। और ये वाला क्या है? मोर कैपेसिटिव। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये वाला क्या है आपका? मोर कैपेसिटिव। या आप cos फाई R/Z करके भी, cos फाई, आपको जो फाई निकालना है तो जरूरी नहीं आप 10 फाई लिखें। आप वही वाली बात है, cos फाई लिख लो। आपको ये ट्रायंगल पता चलेगा ना, तो इस ट्रायंगल में फाई निकालना है। ये Z होता है, आपको पता ही है ना। ये क्या होता है जी?
z विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। तो अब आपको पता है कि ये आपका एक्स सी माइनस एक्सएल है, ये जेड है, ये आर है और ये ट्राइंगल है और ये फाई निकालना है। साइन लगाओ, कॉस लगाओ, टेन लगाओ, जो आपका दिल करे वो लगाओ। ठीक है जी। अब आपको मैं इस पूरे उसका सार बताता हूं। ठीक है, पूरे उसका। ठीक है, अब मजेदार देखना, यहां आपको मजा आएगा, मजा आएगा इसको पढ़ के। अब मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है कि मैं ये याद रखूंगा बस। क्या याद रखूंगा? ये सबसे आसान टॉपिक है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई, आई और वी में फेज वेज होता है तो फेजर पढ़ना पड़ेगा, ये टेक्निक है। और मास्टर ने बताया था कि भैया ऊपर वी एल होता है, नीचे वी सी होता है, यहाँ आई होता है, यहाँ वी आर होता है। ठीक है, ये वाला याद करना था। ठीक है जी। अब सर इसे याद करके काम कैसे चल जाएगा? आप कह रहे थे कि इसे याद करके काम चल जाएगा। मैंने मान लिया पहली चीज, देखना, पहली चीज मैंने आपको सिखाई थी, ये आर है, ये इससे लगा हुआ है। दूसरी चीज हमने कैपेसिटर पढ़ा था, ये। तीसरी चीज हमने पढ़ी थी प्योर इंडक्टर, एल इससे लगाया हुआ था। अब मुझे सर इन तीनों के बारे में जानना है, मैं भूल गया हूं किसका फेज आगे किसका फेज पीछे। सर सवाल आ रहा है, बताओ मुझे करंट किसका आगे किसका पीछे। चलो जी, पहले कैपेसिटर है ना, सॉरी पहले ये वाली बात है, इसमें कौन आगे कौन पीछे मुझे ये याद है। इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, खाली ये है ना, ये दोनों कहाँ हैं? सेम फेज में। तो इसका मतलब यहां फाई क्या हो गया? 0 डिग्री आ गया। आई एंड वी में यहां जो करंट यहां से पास हो रहा है इसके उसमें, करंट में, और जो वोल्टेज, वोल्टेज तो सेम ही है, वोल्टेज सोर्स ही है। तो इसके अंदर आप ये बोल लो वोल्टेज सोर्स के बीच में और आई के बीच में जो फेज डिफरेंस है, या फिर आर के अक्रॉस, क्योंकि सेम ही लगा हुआ है ना, इसके अक्रॉस सेम ही तो पोटेंशियल ड्रॉप सीधा का सीधा लगा हुआ है ना। तो जी ये वाली बात तो आ गई समझ में। ठीक है गुरुजी, आगे बताओ। अब सर कैपेसिटर वाला बता दो। कैपेसिटर वाला देखो, कैपेसिटर में यानी कि इन दोनों को भूल जाओ। क्या दिख रहा है आपको? आई दिख रहा है, सी दिख रहा है। कौन आगे है? करंट। कौन पीछे है? वोल्टेज। समझ गए ना आप? यानी कि ऐसे चलते, ऐसे चलना है, ऐसे ही चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होता है तुम्हारा? पॉजिटिव आता है ना सब। ठीक है, तो ये वाला यानी कि ये वाला आगे है, फिर ये वाला इससे भी आगे है। इस ग्राफ का जो मतलब है, जो फेजर है, ये सबसे पीछे है, ये करंट यहाँ आगे है और यहाँ करंट ऐसे पीछे है। तो जब आप इसको भूल जाओगे तो आपको पता है कि फेज डिफरेंस कितना बना? पाई/2। तो जो सीधा लिख दिया, पाई कितना? पाई/2। कौन लीड कर रहा है? कौन लीड कर रहा है? ये आगे है ना, तो कौन लीड कर रहा है? आई लीड। ठीक है, एल की बात करते हैं। एल की बात करते हैं तो सी को भूलना पड़ेगा, इनको कट कर दो। क्या पता चल रहा है यहां से? फेज कितना है? पाई/2 का। कौन आगे है? वोल्टेज। यानी कि यहां कौन लीड करेगा? वोल्टेज लीड करेगा। ठीक है जी। आगे का, आगे पीछे का कैसे दिखना है? ऐसे, ऐसे घूम के देखना है, कौन आगे कौन पीछे। ऐसे नहीं चलना, क्लॉकवाइज नहीं चलना, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है जी? अब देखो, वोल्टेज लीड कर रहा है कितने से? पाई/2 से। यानी कि फेज कितना हुआ? फाई इज इक्वल्स टू पाई/2। हो गए तीनों सर्किट जो आपने पढ़े थे। आगे आ जाओ, फोर्थ वाले पे आ जाओ। देखो कितना सब चीजें इसी से सोल्व हो जाएंगी। फोर्थ वाला आ जाओ, कैपेसिटर आ जाओ, आरसी, आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। ये करंट दिया, ठीक है, ये तुम्हारा वी था जो वोल्टेज सोर्स आपने लगाया था। तो यहाँ आपको पता है कि V इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? वी आर प्लस वी सी। अब सीधा तो ऐड कर नहीं सकते,
लाला जी वाला मैथ तो लगा नहीं सकते कि 20 जमा 20, यानी कि अगर ये 20 है तो 40 तो लिख नहीं सकते, तो फेज़र टेक्निक यूज़ करेंगे। आ जाओ फेज़र पे। आर है सी है, यानी कि आर है सी है, इसको भूल जाओ। दिख गया आपको कैसे फेज़र बनना है, कोई याद नहीं रखना है। अब इस वाले के हिसाब से तुम्हारा ये क्या आएगा, v आएगा, और v किसके बराबर होगा, वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर। सिमिलरली अब मुझे पता है ये आ गया तो r यहाँ आएगा, x यहाँ आएगा, तो z तुम्हारा यहाँ आएगा, z क्या होगा, r का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये फाई आ गया, ये फाई आ गया, हो गया सॉल्व। कौन लीड करेगा यहाँ, कौन लीड करेगा, करंट लीड करेगा, करंट लीड विद फेज फाई, और फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, यानी कि tan फाई विल बी इक्वल्स टू वी सी बाई वी आर, या फिर एक्स सी बाई आर। यही तो बन रहा है ना, ये देखो ये फाई आ गया ना फाई। ये क्या है तुम्हारा वी सी, ये क्या है तुम्हारा वी आर, ये फाई। सो tan फाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, आ तो गया वी सी बाई वी आर। वी सी को क्या लिख लो, आई एक्स सी अपॉन आई आर, सीरीज में आई से आई कट गया, एक्स सी बाई आर, वही तो लिखा है। सब काम इसी से होंगे। आगे देखो, फिफ्थ वाले पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवें पे आ जाओ, पांचवा क्या पढ़ा था, आर एल के बारे में, आर एल। अब देखो मुझे कुछ याद नहीं है, मैं ये बनाऊंगा, मेरे मास्टर ने ये सिखाया था। ऊपर वी एल, नीचे वी सी, यहाँ आई और यहाँ वी आर। कौन सा कंपोनेंट है, आर एल, इसको भूल जाओ। बन गया, फेजर बन के तैयार। तो इसी के साथ वी एल है तो एक्सएल यहाँ बना लो, वी आर यहाँ है तो आर यहाँ बना लो, आ गया फेस। ये जेड आ गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। आ गया नहीं आ गया, tan फाई क्या आ गया, एक्सएल बाई आर। सब कुछ तो सॉल्व हो रहा है। ये वी कितना है, अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। सब कुछ तो सॉल्व हो रहा है। ये आ गया फाई, तो यहाँ से tan फाई क्या आ गया, परपेंडिकुलर यानी कि वी एल बाई वी आर। सब कुछ तो सॉल्व हो रहा है, हो गया ना। आई और ये तुम्हारा क्या आ गया, वी। कौन लीड कर रहा है, यहाँ पे तुम्हारा वोल्टेज लीड कर रहा है विद फाई। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, चैप्टर ही खत्म। इसके अंदर सारा चैप्टर खत्म हो जाता है। cos फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड, यहाँ से निकाल, cos फाई निकाल लो। cos फाई क्या हो जाएगा, ये आर आ गया, ये जेड आ गया, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos फाई निकल गया तुम्हारा। तो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पांचवा ये हो गया, छठे में आर एल सी है, तो फिर तो तुम्हारा सर्किट ये है ही। तो आप इजीली बता सकते हो किस में किसका फेज है। अब जो कंफ्यूजन होता है ना बच्चे को, यहाँ क्या होता है कि सर ये क्या है आर और एल, ये किस किस का फेज है। अरे भाई ये जो आया ये क्या है, वी है ना, वी और आई के बीच में फेज है, तो ये सोर्स वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज। ये जो फेज है ये सोर्स वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज। ये इंडक्टर और कैपेसिटर का वोल्टेज नहीं है। इंडक्टर का तो ये रहा वी आर वी एल, वो तो आपने बना लिया कि वी एल इधर है और आई इधर, ये वाला पाई बाई टू, ये तो आपने पहले ही पढ़ लिया, ये तो बेसिक है बिल्कुल। खाली एल में पाई बाई टू का फेज होगा, फिर तुम्हारा आई और वी आर में इतने का फेज होगा। अब इन वी आर और वी एल को जोड़ के क्या बनता है, वी आर प्लस वी सी को जोड़ के सोर्स वोल्टेज बनता है। उस इनको जोड़ते हैं हम फेजर टेक्निक से, तो ये वी आया, वी में और आई में फेज निकाल रहे हो आप। तो इन बातों को बहुत ही तमीज से याद करो, ठीक है ना, क्या कर रहे हो, क्योंकि क्या कर रहे हो वो समझ में आ गया तो सवाल सॉल्व हो जाएंगे सारे। तो ये आपका पूरा अब तक जो मैंने पढ़ाया है, अब तक जो मैंने पढ़ाया है आपका खत्म हो जाता है। यानी कि आपके जो मैंने 3 या 4 घंटे जो आपके लिए हैं, आपको समझाया है, वो सारी बातें मैंने सम अप कर दी हैं आपकी यहाँ पे। अब आप पीछे का कोई सवाल बना लो, आपको बस ये याद रखना है, ठीक है। यहीं पे एक्सेल, यहाँ एक्सी और यहाँ आर। आपका अब इस चीज़ से आप कुछ भी बना लो जो आपका दिल करे, आपके सारे सवाल बनेंगे। आगे मैं जितने सवाल सॉल्व करूँगा यही लिखूँगा और सवाल सॉल्व कर दूँगा।
उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, क्या मैं आपको बात कहना चाह रहा हूं। ठीक है जी। अब जैसे मान लो कोई सवाल की तरफ चलते हैं पीछे, आपको तब मजा आएगा कि लेट्स सपोज इस वाले सवाल पे आ जाते हैं। ये नीट 2025 में आया हुआ सवाल है, ठीक है ना। ये हमने पिछले लेक्चर में कवर नहीं किया था क्योंकि मैंने आरएलसी पढ़ाया नहीं था। अब आप देखो, ये आर है, ये एल है, ये सी है। कितना आसान सवाल आया। ये ऐसे दे दिया 220 लिख लो 50 हर्ट्ज। तो ये क्या वैल्यू दी आपको, वी आर एम एस, सोर्स वोल्टेज, लेकिन आर एम एस दिया। अब आपसे पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है, तो आई आर एम एस विल बी इक्वल्स टू वी आर एम एस अपॉन जेड। जेड कैसे निकालोगे, एक बार बनाओ फेजर। कुछ मत याद रखो, कुछ मत याद रखो, फेजर तो याद रख सकते हो ना। तो मेरे मास्टर ने सिखाया था ऊपर वी एल, नीचे वी सी, आई और वी आर यहाँ साथ साथ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ एक्सएल होता है, यहाँ एक्सी और यहाँ आर। तो अगर मुझे इसको निकालना है जेड को, तो किसी को भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आर स्क्वायर प्लस कौन ज़्यादा, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। तो यानी कि जेड कितना हो गया तुम्हारा, एक्सएल माइनस एक्सी, यानी कि मोर इंडक्टिव। मोर इंडक्टिव है तो फेस तुम्हारा यहाँ बनेगा फाई, यानी कि कौन लीड करेगा, वोल्टेज लीड करेगा। ये पूछ लिया ना, फेज एंगल भी पूछ रखा है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो जेड तुम्हारा कितना आया, देखो जी, आर का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस 45 माइनस 25 यानी कि 20 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि जेड की वैल्यू आई 20√2, यानी कि ये कितना आया 220 डिवाइड बाई 20√2 कट गया, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 11/√। ठीक है जी, एम्पियर। अब आपसे पूछ लिया tan phi बता सकता हूं मैं, भैया इधर आ रहा है, तो क्या हो गया जी। अब देखो वोल्टेज की मुझे ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सेम मैं इससे भी निकाल सकता हूं। किससे, इससे, आर से। तो एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। तो एक्सएल कितना हो गया जी 45 माइनस 25 डिवाइड, अब सिंपल मैथ करना है आपको, सब दिखेगा, सब दिखेगा आपको। डिवाइड बाई आर, आर यानी कि 20 यानी कि 1, यानी कि 5 कितना हो गया π/4। तो आपको सब पता चल गया, कौन आगे कौन पीछे, और टिक करना था और आगे बढ़ना था। सिंपल सा सवाल था, इस साल आया हुआ सवाल है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये आता है, बस ये मेरे को ये याद है, मैं अपना सारा काम कर सकता हूं। अब देखो कोई और सर्किट पे चले, जैसे इस पे चले गए हम। अब मुझे फोर्सफुली कि भाई ये कैसे होगा, अरे भाड़ में जाए, सिंपल, आर और एल है ना, ऐसे बनाओ। ये वी एल है, नीचे वी सी है, ये आई है, ये वी आर है। अब वी सी नहीं है, कट कर दो, भाड़ में जाए। आ गया, फेजर बन के तैयार हो गया, वी एल वी आर ये। अब क्या निकालना है जी मुझे, ये 20 ये गिवन है, वी आर निकालना है। तो ये क्या होता है, वी होता है, और वी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। दिख गया आपको, ऐसे ही तो ऐड करोगे भाई, वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी, तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, तो ये स्क्वायर इधर आ गया, रूट हट गया। आपको क्या निकालना है, वी आर गिवन है, वी एल निकालना है, इजिली निकाल सकते हो, वही तो कर रहे थे आप, ये जो आप कर रहे थे पहले। यहाँ तक मैंने पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था, आर और एल पढ़ाया था, तो मैं ये बना रहा था, आर इधर होता है, आई इधर होता है। अब कुछ भी याद नहीं रखना, खत्म बात। इस पे आ जाओ, यहाँ क्या है, इंडक्टेंस दे रखा है, सेम वही सर्किट आ गया, इंडक्टेंस एल आर ऐसे दे रखा है, तो ये हो गया, ये हो गया, आई हो गया, वी आर हो गया, और ये वी एल हो गया, नीचे वी सी होता है, फिर भी इसको काट दो, बन के तैयार हो गया। यही तो बना रहे हो आप, वी एल ऊपर है तो एक्सएल इधर होगा, आर इधर होगा, ये तुम्हारा फाई हो गया। सेम ही चीज़ किया आपने, सवाल सॉल्व कर दिया। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको अलग से स्पेसिफिकली ऐसे जोर लगाना पड़े यार क्या होगा। अब देखो इसमें तुम्हें जेड निकालना है, ये आर सी दे दिया, आर सी दे दिया, तो आई इधर, वी आर इधर, ऊपर वाले को भूल जाओ, नीचे वी सी, ऊपर वी एल, इसको भूल जाओ, वी एल को भूल जाओ, वी सी को याद रखो, यानी कि नीचे एक्स सी है और ये आर है। एक्स सी और आर को ऐड करोगे तो क्या आएगा, जेड विल बी इक्वल्स टू आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। कुछ याद नहीं रखना, यही तो है। अब एक्स सी इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी। अब भाई ये बेसिक बात तो याद ही रखनी पड़ेगी। तो आई होप कि आपके सारे सवाल आप इसी से ही बना सकते हो, जो मेरा कहने का मतलब है। आरएलसी सर्किट इसीलिए इम्पॉर्टेंट है
और ये जो मैंने बाद में सम अप वाली जो लाइन की है, ये वाली जो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आगे सारे यही फेजर बनाऊंगा, जो मुझे गिवन होगा, जो कंपोनेंट गिवन होगा वो कंपोनेंट ले लूंगा सीरीज के लिए और सवाल सॉल्व कर दूंगा। आई होप कि आपके ये बात समझ में आ रही होगी मैंने आपको क्या बताया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम रेजोनेंस शुरू करेंगे और रेजोनेंस पे फिर सवाल करेंगे, कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, आरएलसी सर्किट और रेजोनेंस का क्या मतलब है, तो वो आपके पूरा क्लियर हो जाएगा इस फेजर से। तो फेजर इसलिए इंपॉर्टेंट था।